हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 10 जो कि है जैव प्रौद्योगिकी तथा उसके अनुप्रयोग को बहुत सिंपल तरीके से कवर करने वाले हैं। देखिए भैया, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर जो 10 है, 9वां और 10वां कुल मिलाकर एक ही चैप्टर है। ठीक है, उसमें हमने सिद्धांत और प्रक्रम को देखा, इसके पहले जो चैप्टर नंबर 9 था, और यहां पर जैव प्रौद्योगिकी तथा उसके अनुप्रयोग को या उपयोग को देखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जो होता है वो किन क्षेत्रों में किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। आई बात समझ में? चलिए देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। वन शॉट वीडियो के माध्यम से इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को अपन कवर करेंगे। फिर तो उसके बाद आपका 3 चैप्टर बायोलॉजी में बचेगा भैया, निपटारा हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, इस तरीके से शुरू करते हैं बबुआ। जो आपका पहला क्वेश्चन है भैया वो है जीएम फसल क्या है। इन फसलों के लाभ लिखिए, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन भैया पूछा गया है कि जीएम फसल क्या है, या इसी को बोलेगा कि आनुवांशिक रूपांतरित फसल किसे कहते हैं। जी का मतलब भैया जेनेटिक, मतलब जेनेटिक, जो जेनेटिक से रिलेटेड होता है, ठीक है, जेनेटिकली। और एम का मतलब मॉडिफाइड। तो आनुवांशिक रूपांतरित, जिसमें भैया क्या होता है कि भैया हेर फेर करके एक नई फसल तैयार की जाती है। किसमें? आनुवांशिक पदार्थ में हेर फेर करके। ठीक है, तो आनुवांशिक फसल होती क्या है पहले जान लेते हैं कि ऐसी फसलें जो जीन स्थानांतरण के द्वारा तैयार की जाती हैं। ठीक है, यानी जीन में हेर फेर करके भैया, ठीक, या परिवर्तन करके इन नस्ल को तैयार किया जाता है। तो ऐसी फसल को क्या कहते हैं? आनुवांशिक रूपांतरित फसल या जीएम फसल कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी फसल जिसमें आनुवांशिक रूप से जीन में हेर फेर करके क्या करते हैं भैया, उसे तैयार करते हैं, उस फसल को जीएम फसल कहते हैं। मतलब ये नॉर्मल जो फसल होती है उससे थोड़ा अलग, क्योंकि इसमें गुणवत्ता अधिक होती है, पौष्टिक मात्रा यानी पौष्टिक उसमें जो गुण होते हैं वो अधिक होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नेचर के प्रति सूखा, ठीक है, अधिक ताप हो गया, नमी हो गया, इन सब के प्रति इसमें क्या होता है भैया, कुछ अलग ही सिस्टम होता है सहने की क्षमता। तो ये फसल क्या कहलाएंगी? आनुवांशिक रूपांतरित फसल या जीएम फसल। जैसे में भैया बीटी कपास आएगा, बीटी बैंगन आएगा, ठीक है, आपका जैसे जीएम सरसों आ जाएगा, गोल्डन राइस आ जाएगा, सब कुछ इसी में है। हालांकि इन सबको अभी हम देखेंगे कि ये होते क्या है। तो ये तो रहा भैया जीएम फसल। अब जीएम फसल के लाभ में बात कर लें बबुआ कि जीएम फसल के लाभ, यानी जो ये नस्ल तैयार करते हैं फसलों की। भाई हम जानते हैं कि जैसे आप आलू लगाते हैं, भाई आपके घर में आलू बोई जाती है, तो उसमें बोलते हैं कि दर्जा बीज लाओ, ये वाली बीज लाओ, या फिर बोलते हैं ना कि भैया हाँ ये क्या है, बोलते हैं कि G4 लाओ, ये वैरायटी है, ख्याति प्रजाति है, ऐसी प्रजाति है। धान में चलेगा 6444 है। ठीक, इस तरह से सोनम बोला जाता है, मंसूरी है। तो वो क्या होती है, एक भाई मतलब तैयार की गई प्रजातियां हैं। तो इसी तरह से ये जीएम फसल भी होती है, इसको भी आनुवांशिक रूप से थोड़ा हेर फेर करके तैयार किया जाता है। ठीक है, लैब में रिसर्च होते हैं, तो वो फसलें जीएम फसल कहलाएंगी। अब इनके अंदर क्या गुण होता है वो जान लेते हैं। सबसे पहला कि इन फसलों को उत्पन्न करने में कम समय लगता है। मतलब भैया जैसे अन्य फसलें हैं, जैसे धान में ही देख लो भाई, कुछ ऐसी भाई धान की प्रजातियां होती हैं जिनमें उनको 90 से 110 दिन तो लगते ही लगते हैं। लेकिन अब ऐसी भी प्रजातियां आती, बोलते हैं कि 60 धान लगा दो, मतलब 60 दिन में तैयार हो जाए। तो यहां पर देखिए टाइम कहां से 90 से 110 दिन जा रहा है, कहां 60 दिन जा रहा है, तो टाइम बचाना। तो वैसे ही ये फसलें होती हैं कि इनको उत्पन्न करने में कम समय लगता है भैया, यानी ये कम टाइम में ही तैयार हो जाती हैं। दूसरा, इन फसलों पर मतलब ठंडा, सूखा, लवण, ताप आदि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इन सबका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब अगर ठंडा वातावरण रहेगा तब भी सरवाइव करेंगे, बहुत ज्यादा सूखा पड़, यानी क्या होता है गर्मी की वजह से सूखा पड़ जाए तब भी सरवाइव कर सकते हैं, साल्ट हो
तो तब भी कर जाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर हाई हमने बताया ना, हाई येलो हो तब भी सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है, अगला है ये फसलें, नेक्स्ट बात कर लें भैया कि ये फसलें रासायनिक उर्वरक या पीड़कनाशी पर कम निर्भर होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भैया आप क्या रासायनिक उर्वरक बहुत ज्यादा खाद पांच दिया जाए तभी ये तैयार होंगी, नहीं, ये उन पर कम निर्भर होती हैं। ठीक, और यहां से नेक्स्ट है कि ये फसलें अनाज का कम नुकसान करती हैं, मतलब जो भी उपज होती है वो अच्छी उपज होती है। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा भैया जीएम फसल तथा जीएम फसलों के लाभ। चलिए बबुआ जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब देखिए कि बीटी फसल क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बताया ना भैया, वही टॉपिक देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं बच्चों, ऐसा मत सोचना, लेकिन हमारा टारगेट अभी क्या है, बोर्ड एग्जाम है। तो ऐसे में हमको केवल उन्हीं टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। ये सारे टॉपिक तो ऐसे होते हैं कि दो दो सेट, तीन तीन सेट में ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए बीटी फसल क्या होता है, किसे कहते हैं, समझिएगा भैया। वैसे रटने की जरूरत नहीं है, 100% गारंटी हम लेते हैं इस बात की। ये जो इतना आपको दिख रहा है ना, अभी आप इसको एकदम चुटकियों में तैयार करेंगे। देखिए कोई भी फसल हो, ठीक है, बीटी फसल क्या है, देखिए ज्यादातर जो फसलें होती हैं उनको भैया क्या है, अच्छी उपज के लिए रासायनिक उर्वरक की जरूरत होती है। हम सभी जानते हैं रासायनिक उर्वरक, बोलते हैं ना कि भाई आप अगर आलू के खेत में ज्यादा खाद पांच नहीं डाल रहे हो, उपज अच्छी नहीं होगी। धान में नहीं डाल रहे हो तो भैया पर्याप्त मात्रा में उसकी भी उपज नहीं होती। तो आज के टाइम पे धीरे 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 रासायनिक उर्वरक का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर इससे धीरे धीरे क्या है, मिट्टी भी बंजर हो रही, क्योंकि उसकी उर्वरक क्षमता भी कम हो रही है। और पूरी तरह से जो मिट्टी है वो फिर किस पर निर्भर हो जाती है, वो निर्भर हो जाती है खाद पर, रासायनिक उर्वरक पर। क्योंकि जो कंपोस्ट खाद है गोबर वाला, अब वो खेतों में बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। और भाई जो इस मतलब तरह तरह के अब जो यंत्र आ गए हैं, जो हल के है ना, तरह तरह के आ गया, रोटावेटर वगैरह, तो इनसे क्या होते हैं, जो केचुआ वगैरह है उसको भी बलाई हो जा रही, नहीं वो कट जा रहे, मर जा रहे। तो कहीं ना कहीं भाई वो जो नमी बरकरार रहती है मिट्टी में वो भी खत्म हो जा रहा है। तो इससे पूरी तरह से फसलें रासायनिक उर्वरक पर निर्भर है। लेकिन ये जो बीटी फसल है ना, इसका कुछ अलग ही फंडा होता है। ठीक है, तो बीटी फसल पहले सुन लीजिए, एक ऐसी फसल है, बीटी फसल एक ऐसी फसल है जिसे तैयार करने के लिए रासायनिक, यानी जिसमें क्या होता है, यह रासायनिक उर्वरक का प्रयोग बहुत कम होता है, ना के बराबर, यूं समझो होता ही नहीं। यानी इसमें रासायनिक उर्वरक, यानी रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। और ये क्या होता है, एक पूर्ण कीट प्रतिरोधी फसल होता है। इसमें क्या है, इनको तैयार करने के लिए एक विशेष प्रकार के जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है भैया बीटी। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, ये जो फसल होती है इसमें कीटनाशक की जरूरत नहीं होती है। जैसे अन्य फसलें हैं कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है, और रासायनिक उर्वरक ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किए जाएंगे, तब जाकर के वो अच्छे तरीके से रहेंगे। लेकिन ये जो बीटी फसल है, बीटी फसल को तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा, हमने बताया ना, रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें रासायनिक, हमने बताया ना कि भैया जो जो भी कीटनाशक होते हैं उनकी छिड़काव करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इनको तैयार करने के लिए आनुवांशिक तरीके से या जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके इसमें बीटी जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। किसका भैया, बीटी जीवाणु। अब बीटी का मतलब, बी का मतलब बैसिलस, टी का मतलब थुरिंजिएंसिस, इसका पूरा नाम है। तो बीटी जो है यानी बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। ये करता क्या है कि भाई जो फसल होती है उस फसल में जब चला जाएगा ये जीवाणु, और जैसे ही इस फसल को कोई कीट खाता है, ठीक है, जैसे भाई यहां पे मान लेते हैं फसल है, ये कोई फसल है बच्चों, इस तरह से भैया मान लेते हैं ये फसल है, ठीक है, और यहां पे इसमें पत्तियां लग गई हैं। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट यानी कोई कीट इन पत्तियों को, कोई कीट आकर के खाएगा, ठीक है, कोई कीट आकर के इन पत्तियों को खाएगा, तो
इस फसल में तो भैया बीटी जीवाणु को डाला गया है। तो जब क्या होता है, ये कीट क्या करेगा, इन पत्तियों को खाएगा, तने को खाएगा, फूल को खाएगा, तो उसके शरीर में यानी इस कीट के शरीर में ये जो बीटी जीवाणु है वो प्रवेश करेगा और बीटी जीवाणु उत्पन्न करता है बीटी विष, यानी उस कीड़े के अंदर बीटी विष उत्पन्न कर देगा, जिससे इस कीड़े की आहार नाल डैमेज हो जाती है, मतलब फट जाती है और वो कीड़ा क्या है भैया, मर जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, प्रोसेस होता है इस फसल को तैयार करने का। तो समझ में आ गया ना भैया किस तरीके से लिखना है बच्चों। अब यहां पे बीटी फसल के अंतर्गत बहुत सारी फसलें हैं, जैसे बीटी कपास, बीटी बैगन, ठीक है, बीटी टमाटर, ठीक इस तरह से बहुत सारी फसलें हैं। तो समझ में आ गया हमने क्या बताया, लिखना कैसे है, अब चुटकियों में बनाओगे कि बीटी फसल एक आनुवांशिक रूपांतरित फसल है, एक जीएम फसल है, पहले ही बताया भैया, ठीक है, जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह पादप जातियां पीड़क प्रतिरोधी होती हैं और बीटी फसल में आनुवांशिक स्तर पर सुधार करके पीड़कनाशी गुण प्रवेश कराए जाते हैं। बीटी फसल बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु के द्वारा तैयार की जाती है। इसमें बीटी जीवाणु पौधों में बीटी विष उत्पन्न करता है, ठीक है ना। और क्या है, जब कोई कीट फसलों को नुकसान पहुंचाता है, यानी फसल को खाएगा, फूल तना पत्ती को खाएगा, तो बीटी विष कीट के आहार नाल को नष्ट कर देता है, जिससे कीट जो है, कट लिखा है, जिससे कीट मर जाते हैं। और यहां पे बेटी लिख दिया है। बीटी फसल के अंतर्गत बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी टमाटर, बीटी तंबाकू आदि आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या चीज बच्चों, बीटी फसल। अब हमारी थोड़ा बातों को सुनिएगा बबुआ, हमारी थोड़ी बातों को सुनिएगा। यहां तो दिया है कि बीटी, एक मिनट, यहां तो दे दिया है कि बीटी फसल क्या है, समझिएगा थोड़ा। अब यहां से आपका एक और क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं, हमने बताया ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत मिस करिएगा। अब यहां से ध्यान देना भाई, अगर यहीं पर आपको क्वेश्चन दे दिया कि बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए, तब आप क्या लिखोगे, तब आप क्या लिखोगे, तब आपको ऐसे लिखना है प्यारे बच्चों कि बीटी कपास आनुवांशिक रूपांतरित एक पौधा होता है, जिसे क्या होता है भैया, यहां पर सेम उसी तरीके, जिसमें कीड़ा मतलब कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है, इसे आनुवांशिक रूप में तैयारी, आनुवांशिक तरीके से सुधार करके तैयार किया जाता है। फिर से वही चीज कि इसमें इसे क्या है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु से तैयार किया जाता है। जब कोई कीट इसको खाता है यानी हानि पहुंचाता है, तो क्या होता है कि जो बीटी जीवाणु है वो बीटी विष उत्पन्न करता है, जिससे कीट की आहार नाल फट जाती है और कीट मर जाता है। तो प्यारे बच्चों, चाहे यहां बीटी कपास के बारे में पूछे, चाहे बीटी मक्का के बारे में पूछे, चाहे बीटी टमाटर या बीटी तंबाकू के बारे में, अब इनमें कई बार बीटी कपास बहुत मतलब पूछा गया है कई बार कि बीटी कपास क्या है, टिप्पणी लिखो। तो जैसे बीटी ये फसल वाला लिखा है, सेम बीटी कपास, जहां जहां फसल शब्द लिखा है वहां वहां कपास लिख दो, हो गया काम। चलिए नोट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अगला, अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस क्या है। ये बहुत ज्यादा पूछा गया है बबुआ, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। कि गोल्डन राइस क्या है और इसमें मुख्य रूप से किस विटामिन की अधिकता होती है, ठीक। चलिए देखते हैं। तो गोल्डन राइस, जिसको सुनहरा चावल कहा जाता है, गोल्डन राइस सुनहरा चावल, तो इसमें भी ध्यान देना कि भाई जो गोल्डन राइस होता है, भाई शुरू में ही बताया कि ये भी एक प्रकार का जो जीएम फसल के अंतर्गत ही आता है, यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा या जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा तैयार की गई ये भी चावल की एक प्रजाति होती है, ठीक है। तो ध्यान देना कि जीनी अभियांत्रिकी द्वारा वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया है, ठीक है। और जिसे क्या कहते हैं भैया, सुनहरा चावल
या गोल्डन राइस कहा जाता है। यह एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधा होता है जिसमें बीटा कैरोटीन प्रोटीन की अधिकता होती है तथा यह विटामिन ए का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। ठीक है, मतलब इतना याद रखना भैया। आपका यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो विटामिन, मतलब यहां पे पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना यहां पर ये जो है क्या कहते हैं, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल, सुनहरा चावल, या हमने बताया इसी को गोल्डन राइस कहा जाता है। गोल्डन राइस के बारे में बात कर ले तो भैया गोल्डन राइस किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए, तो विटामिन ए की कमी। और उसके बाद भैया इसमें प्रोटीन, तो बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। ठीक है, याद रखना ये बहुत काम की चीज होती है बबुआ। ठीक है, कि विटामिन ए की कमी को दूर करता है और बीटा कैरोटीन प्रोटीन। ठीक है, सुनहरे चावल यानी गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये विटामिन ए का अच्छा सोर्स होता है। वैसे भी बात कर लें भैया, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, गाजर। लेकिन यहां पे एक ऐसी चावल की प्रजाति तैयार की गई है जो विटामिन ए की कमी को दूर कर सके। ठीक, हमें कौन सा प्रोटीन भरपूर मात्रा में देता है, तो बीटा कैरोटीन प्रोटीन। चलिए नोट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि भाई ये आता है या नहीं, 100 में 100% पूछा जाने वाला है। इसको भी 2 से 3 तरीके से पूछ सकता है, जैसा कि दे रहा है। पहला है, पूछेगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है या क्या महत्व है। ठीक है, या फिर कहेगा मानव इंसुलिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको 2 तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो मानव इंसुलिन होता है, मानव इंसुलिन है क्या। सबसे पहले इंसुलिन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो इंसुलिन होता क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का ये प्रोटीन होता है। इंसुलिन, ठीक है, एक लघु प्रोटीन है। वैसे ये इंसुलिन नामक ये हार्मोन्स होता है। ठीक, ये एक प्रकार का क्या होता है, एक लघु प्रोटीन है, लेकिन वैसे ये एक हार्मोन्स होता है। अगर आपको याद हो भैया, हमने एक थोड़ा सा बताया है एक मॉडल पेपर में जब सॉल्व करवा रहे थे। खैर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, नहीं तो समझ लीजिए। जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है, जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव कहां से होता है, कहां से होता है, तो ये भैया जो अग्न्याशय में, याद रखना भैया, अग्न्याशय में प्यारे बच्चों बीटा कोशिकाएं होती हैं। बीटा कोशिकाएं। अब इन्हीं बीटा कोशिकाओं में क्या कहते हैं, लैंगरहैंस की दूपिकाएं होती हैं। क्या चीज, लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की क्या होती हैं, द्वीपिका। ठीक है, यानी जो इंसुलिन नामक हार्मोन्स होता है हमारे बॉडी में, देखिए कहां होता है तो समझ लीजिए। हमारे बॉडी में ये इंसुलिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो अग्न्याशय में बीटा कोशिकाओं में उपस्थित लैंगरहैंस की दूपिकाओं में स्रावित होता है। मतलब हमारे शरीर में ये छोटी छोटी महीन, बहुत पतली महीन क्या होती है, नलिकाएं होती हैं। उन्हीं से ये इंसुलिन का स्राव होता है। और आपको पता होगा बच्चों, जब यही अल्प रूप से स्रावित होता है तो एक रोग हो जाता है जिसको मधुमेह या शुगर या डायबिटीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, या तो मधुमेह कह सकते हैं, हिंदी में मधुमेह कहेंगे, अंग्रेजी में डायबिटीज, या फिर इसको शुगर बीमारी कहा जाता है।
ठीक है, क्योंकि ये जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है हमारे रक्त में क्या करता है भैया, हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है, कम या ज्यादा नहीं होने देता है। और यही जब हमारे शरीर में कम स्रावित होने लगता है, कम मात्रा में बनने लगता है, तो इसके अल्प स्राव से ही मधुमेह रोग हो जाता है। और तो इसमें हुआ क्या, तो भैया चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर्स ने क्या किया, इसी समस्या को दूर करने के लिए, इसी से निजात पाने के लिए उन्होंने क्या किया भैया, वो कृत्रिम रूप से मधुमेह, मतलब कृत्रिम रूप से ये इंसुलिन का निर्माण किया। सर्वप्रथम इसे सुअर और गाय से प्राप्त किया जाता था। ठीक है, शुरू में इसे क्या है भैया, सुअर और गाय से इंसुलिन को प्राप्त किया जाता था। और वही क्या है, रोग जो जिनमें कमी होती थी उनमें या इंजेक्ट किया जाता था। लेकिन इससे क्या है, कुछ रोगियों में एलर्जी भी होने लगती थी, तो धीरे धीरे इसका प्रयोग बंद हो गया। तब जाकर के इसमें जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, या जीनी तकनीकी या फिर जीनी इंजीनियरिंग के द्वारा एक नया इंसुलिन तैयार किया गया, उसी को मानव इंसुलिन के रूप में दर्शाया गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, इसीलिए बोलते हैं भैया कि जो कुछ बताया जाता है बच्चों उस पर थोड़ा अमल किया करें, क्योंकि जब चीजों को आप एक बार सुन लेंगे बबुआ तो ये इतना रटने की जरूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि भैया बायोलॉजी में तो ऐसा है नहीं कि हम डेरिवेशन करके सिखाएं, ठीक है, फिगर बना चित्र बनाकर यहाँ पर दिखाएं, डायग्राम यहाँ तो हम बता ही सकते हैं ना। ठीक, अब यहाँ पे यानी ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी में फिगर नहीं, सबसे ज्यादा फिगर तो यही है, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ हमने क्या बताया कि मानव इंसुलिन एक लघु प्रोटीन हार्मोन्स है। ठीक है, एक लघु प्रोटीन होता है, हार्मोन्स है। यह हार्मोन अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं में उपस्थित लैंगरहैंस की दूपिकाओं में स्रावित होता है, और यह रुधिर में क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है बबुआ, नियंत्रित करता है। इस हार्मोन्स के अल्प स्राव से ही मधुमेह या फिर हमने बताया डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। प्रारंभ में मधुमेह रोगी के उपचार के लिए इंसुलिन को सुअर तथा गाय से प्राप्त किया जाता था, लेकिन इससे कुछ रोगियों में एलर्जी भी होने लगती थी, यानी कुछ रोगियों में इससे क्या है, एलर्जी भी होने लगती थी। ठीक है, बाद में भैया एली लिली, यानी ये वैज्ञानिक का नाम है, बाद में एली लिली ने जीनी अभियांत्रिकी या पुनर्योगज डीएनए तकनीक का उपयोग करके, याद आया कुछ, पुनर्योगज डीएनए तकनीक में आपको बताया गया था ई कोलाई जीवाणु, तो ई कोलाई जीवाणु के द्वारा इंसुलिन प्राप्त किया गया, जिसे मानव इंसुलिन कहा गया। और वैसे डीएनए पुनर्योगज तकनीक इससे पहले पढ़ा है, और वहां पर हमने बताया है कि डीएनए पुनर्योगज तकनीक में किस जीवाणु का प्रयोग किया गया था, ई कोलाई। तो यहाँ ई कोलाई जीवाणु का प्रयोग करके ही मानव इंसुलिन तैयार किया गया। ठीक है, चलिए भैया आई बात समझ में। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं भैया आगे क्वेश्चन पर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, हमने पहले भी आपको बताया है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीन चिकित्सा क्या है। देखिए जीन चिकित्सा वैसे बहुत ज्यादा ये लेंदी है नहीं, शॉर्ट में समझना है कि जीन चिकित्सा, बस इस पॉइंट को समझिए कि जीन चिकित्सा होता क्या है। तो जीन चिकित्सा के अंतर्गत देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति है और दूसरा क्या है भैया, मान लेते हैं कि वो क्या है, रोगी है, तो इसमें क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति के जीन में, बोले तो डीएनए में हेर फेर करके क्या करते हैं, जैसे उस रोगी के अंदर क्या होता है, स्वस्थ जीन प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे वो जो जीन है वो अपना भैया उसके शरीर में क्या करेगा, द्विगुणन करेगा और अपने लक्षण प्रकट करेगा। तो यही कुछ क्या किया जाता है भैया, जीन चिकित्सा में किया जाता है।
ठीक है। इसमें वही चीज करते हैं कि कोई व्यक्ति होता है, उसके शरीर में, जैसे कोई मान लेते हैं कोई रोगी है, उसके रोगी के अंदर कोई दोषपूर्ण जीन है, तो उस दोषपूर्ण जीन को क्या करेंगे, इस एक स्वस्थ जीन के द्वारा स्थानांतरित या विस्थापित किया जाता है। तो जो जिस जीन को प्रविष्ट कराया जाएगा वो अपने लक्षण को उसमें क्या करेगा भैया, प्रकट करता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर लिखेंगे कि जीन चिकित्सा के अंतर्गत किसी दोषपूर्ण जीन को किसी दूसरे स्वस्थ जीन से प्रतिस्थापित करके अनेक रोगों का उपचार किया जाता है। इसमें जब स्वस्थ जीन को किसी रोगी के अंदर प्रवेश कराते हैं तब यह जीन अपनी सक्रियता को प्रदर्शित करता है। हमने बताया ना कि ये अपने लक्षण उस व्यक्ति के अंदर दिखाएगा। ठीक है, और बात कर लें सर्वप्रथम सन 1990 ईस्वी में एक 4 वर्ष की लड़की में एडीए, जिसको बोलेंगे एडिनोसिन डाइएमिनेस, के उपचार के लिए जीन चिकित्सा का प्रयोग किया गया था। यानी सर्वप्रथम ये एक्सपेरिमेंट सन 1990 ईस्वी में एक 4 साल की लड़की में एडीए, ठीक है, जो कि एडिनोसिन डाइएमिनेस के उपचार के लिए किया गया था। और इसके उपचार हेतु सामान्य जीन के आरएनए की अनुप्रति को क्या करते हैं भैया, रेट्रोवायरस या किसी अन्य विषाणु वाहक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया होता है किसके अंतर्गत, जीन चिकित्सा के अंतर्गत। ठीक, समझ में आ गया भैया। तो इसमें कुछ लिखना नहीं था विशेष, आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें नाम ही हमने बताया ना, बस इसी को पकड़ लीजिए, जीन और चिकित्सा। तो जीन चिकित्सा के अंतर्गत क्या होता है, किसी व्यक्ति के दोषपूर्ण जीन को किसी स्वस्थ जीन के द्वारा विस्थापित कर देते हैं। जब स्वस्थ जीन उस व्यक्ति के शरीर में जाएगा तो वो अपने लक्षण को प्रकट करता है। ठीक है, और सर्वप्रथम हमने बताया सन 1990 ईस्वी में एक 4 वर्ष की लड़की में एडीए को से छुटकारा पाने के लिए या एडीए के उपचार के लिए जीन चिकित्सा का प्रयोग किया गया। नोट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। देखिए अगला क्वेश्चन है पारजीनी जंतु क्या है। ये तो लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। मैं बताया लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में। शॉर्ट में जब पूछेगा केवल पारजीनी जंतु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसा कर देगा। लेकिन जब कहेगा कि पारजीनी जंतु क्या है, इसके उपयोग लिखिए। देखिए नाम ही है पारजीनी जंतु। नाम क्या है भैया, पारजीनी जंतु, या हिंदी में ही, अंग्रेजी में है ट्रांसजेनिक बोला जाता है, तो हिंदी में ही ट्रांसजेनिक जीव बोल देते हैं। तो पारजीनी जंतु किसे कहते हैं। अभी आपको हमने एक बात बताया, क्या बताया भैया, कि जब क्या होता है कि डीएनए में हेर फेर करके, अभी बताया कि एक स्वस्थ व्यक्ति है, एक मान लेते हैं रोगी है, तो उसके अंदर डीएनए में हेर फेर किया गया, फिर उस स्वस्थ जीन को प्रयोग किया गया। तो यहां पर क्या करते हैं, वही चीज कि ऐसे जंतु जिनके जीन में हेर फेर करके, यानी फेर बदल करके क्या होता है, एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाए, तो ऐसे जीव को ही ट्रांसजेनिक जीव या पारजीनी जंतु कहते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ऐसे जंतु जिनके जीन में हेर फेर करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है, तो इस प्रकार विकसित जंतु को पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। मतलब जैसे जीव होते हैं सामान्य जीव, उनसे अलग ये थोड़ी नस्ल होती है, नई प्रजाति। ठीक है, जैसे भाई आपने गाय देखा है, जैसे नॉर्मल अगर आप यहां से देखें तो गाय छोटी होती है, लेकिन वही आप राजस्थान पे चले जाओ, ठीक है, आप जैसे गुजरात में हैं, ठीक है, पंजाब में है, तो वहां अलग अलग आपको नस्लें दिखाई पड़ेंगी। इसी तरह भैंस में हो गया, इसी तरह भेड़ में हो गया, इसी तरह बकरी में हो गया, कि अपने यहाँ जैसे बकरी अदर जगह चले जाओ, राजस्थान वगैरह चले जाओ, वहां में बकरी इतनी बड़ी बड़ी दिखाई पड़ेंगी और ऐसी नस्लें होती हैं। तो यहां पर वही चीज है कि जब कह रहा है कि भाई ऐसे जीव या ऐसे जंतु जिनके जीन में, यानी जो डीएनए वगैरह है उसमें हेर फेर करके कोई अतिरिक्त जीन प्रवेश करा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इससे जो तैयार होगी जीव की प्रजाति, वही क्या कहलाएगी भाई, ट्रांसजेनिक जीव कहलाएगी या पारजीनी जीव कहलाएगी। ठीक, जैसे में भैया
कागा गाय, यानी ये एक अलग नस्ल होती है। जैसे में हो गया कागा गाय, कागा गाय, उसके बाद कागा गाय हो गया, मीरा बकरी, क्या चीज, मीरा बकरी, ठीक है। उसके बाद डॉली भेड़, ये सब क्या होती है भैया, एक नस्ल है। आप सर्च मारेंगे जब कागा गाय, मीरा बकरी, डॉली भेड़, तो ये भैया सामान्य, उसके अलावा चूहा की भी नाम है एक यहां पे, चूहों की भी, क्योंकि इसके द्वारा जो प्राण, जो पारजीनी जंतु में क्या होता है, पारजीनी जो जंतु होते हैं चूहों में, ये भी बड़े मोटे मोटे होते हैं, यानी खरगोश की तरह होते हैं। तो ये सभी क्या है, इनको जेनेटिकली तैयार किया जाता है। ठीक, समझ में आ गया ना। अब पारजीनी जंतुओं के लाभ क्या है, इनको जब तैयार करते हैं तो भैया क्या लाभ है, यानी इन नस्ल को तैयार करने का लाभ क्या है, चलिए बताते हैं। पहला है सामान्य शरीर की क्रिया व विकास। देखिए पारजीनी जंतुओं का जो निर्माण है विशेष रूप से किसी जीव के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि किसी भी मतलब सामान्य शरीर की क्रिया व विकास के अध्ययन के लिए पारजीनी जंतुओं को तैयार किया जाता है। दूसरा है रोगों का अध्ययन, ठीक है, इन पे रिसर्च किया जाता है तो ये भी पता चल जाता है। तो अनेक पारजीनी जंतु इस प्रकार तैयार किए जाते हैं जिनमें से रोग के विकास में जीन की भूमिका का पता चलता है। ठीक, तो रोगों के अध्ययन में भी इनका बहुत बड़ा क्या होता है, योगदान होता है। तो चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, आगे देखिए अगला है जैविक उत्पाद। देखिए पारजीनी जो जंतु होते हैं जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं जो रोगों के औषधि का, रोगों में क्या है, जो रोगों के लिए औषधि का काम करते हैं, यानी विभिन्न, अब देखिए जरूरी नहीं है कि केवल वही चीज हमने बताया ना कि देखिए इसमें क्या है कि बहुत तरीके के, एक तो हो गया रोगों के अध्ययन के लिए और शरीर की क्रियाविधि के लिए, फिर उसके बाद जैविक उत्पाद तैयार करने के लिए, यानी विभिन्न प्रकार के, अभी बताया ना कि ऐसी बहुत सारे प्रजातियां होती हैं, जरूरी नहीं कि बस भेड़ है, बकरी है, गाय में ही, ऐसे बहुत जीव जंतुओं पर रिसर्च किए जाते हैं। इससे उन जीवों में कुछ ऐसे भाई हम क्या होते हैं, तत्व होते हैं जिनका क्या होता है उपयोग एक प्रोडक्ट के रूप में, यानी जैविक उत्पाद का निर्माण करने के लिए किया जाता है। तो वही चीज है कि पारजीनी जंतु जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं जो रोगों के लिए औषधि का काम करता है। अगला है भैया टीका एवं रासायनिक सुरक्षा का परीक्षण। देखिए इसे विषाक्त मतलब जो विषाक्तता सुरक्षा परीक्षण भी कहा जाता है। ठीक, यह एक ऐसी विधि है जो टीके एवं औषधि विषाक्तता के परीक्षण के प्रयोग के लिए लाई जाती है, क्योंकि पारजीनी जंतुओं में मिलने वाले कुछ जीन विषाक्त पदार्थ के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। अब इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए इसमें भैया हमने, आपको याद है टीका, वैक्सीन और वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन यानी टीका क्या होता है, टीका होता क्या है भैया, तो हमने बताया कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों से तैयार किया गया एक उत्पाद ही टीका कहलाता है। ठीक है, और जब उसे किसी इंजेक्शन के माध्यम से किसी शरीर में, किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो वो क्या होता है, वैक्सीनेशन बोले तो टीकाकरण। तो यहां पर जो आप पारजीनी जीव तैयार करते हो तो वो विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए एक विषाक्त पदार्थ साबित होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, हमें एक प्रकार का रासायनिक सुरक्षा परीक्षण के लिए तैयार करते हैं बोले तो वो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच होते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो इन्हें जब, यानी इनसे जो आप क्या करते हो, जैविक उत्पाद तैयार करते हो, तो ये क्या होता है, एक टीके का काम करते हैं, यानी वैक्सीन का काम करते हैं। तो वही चीज है कि भैया टीका एवं रासायनिक सुरक्षा परीक्षण के लिए भी प्रयोग किया जाता है पारजीनी जंतु का। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे देखते हैं।
देखिए भैया अगला क्वेश्चन है कि बायोपायरेसी क्या है। भैया ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है भैया कि बायोपायरेसी किसे कहते हैं। देखिए बायोपायरेसी होता क्या है। देखिए इसमें आपको रटना नहीं है, बस समझना है। देखिए जब कोई देश या कोई कंपनी या कोई संस्था क्या होता है, किसी दूसरे देश, कंपनी या संस्था के परमिशन के बिना या उसकी अनुमति या उसकी सहमति के बिना ही किसी जैविक संसाधन का उपयोग करता है, तो ये क्या कहलाता है, बायोपायरेसी। मतलब हमारी बातों को समझिए। जैसे भैया हमने किसी चीज को तैयार किया, आपने मूवी में बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, तो उसको भाई उस चीज को तैयार कर दिया और उसका अनाउंसमेंट डेट रख दिया कि भाई हम इस दिन इसको क्या है, इसका रिनोवेशन करेंगे, इस दिन इस खोज को हम दुनिया के सामने लाएंगे। तो उसमें होगा क्या भैया, और उसमें होगा क्या, और कोई उसे क्या कर ले, जो भी हमने तैयार किया है उसके बारे में जान जाए और पूरा का पूरा भैया वो क्या है, उसे खुद से अपना बनाया हुआ वो बता करके उसे इंटरनेशनल लेवल पर दिखा दे। तो यही क्या है, बायोपायरेसी, यानी एक प्रकार की चोरी है, समझिए। ठीक है, आपने देखा होगा ना भैया कृष्ण मूवी में यही तो होता है। ठीक है, उसमें कौन होते हैं, डॉक्टर मेहता या ऐसा कोई होते हैं ना, तो यही तो होते हैं जो भविष्य देखने वाला मशीन बनाते हैं। तो यहां पे ध्यान देना, वही चीज है, समझने का प्रयास करिए। जैसे अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझा दें आपको कि बासमती ये भारत में बहुत समय पहले से ही ये धान की प्रजाति अपने यहां है। लेकिन जैसे इसको कोई ऐसा बता दे कि भैया हमने बासमती तैयार किया, क्योंकि धान की हजारों में लाखों में प्रजातियां हैं, इसी तरह से भाई बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनकी बहुत प्रजातियां हैं, लेकिन उसको कोई देश अपना बता दे कि जैसे हमने तैयार किया, तो ये क्या है, बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया। जैसे बायोपायरेसी पेटेंट इसमें यही पूछा जाता है। तो बायोपायरेसी में लिखना क्या है, जब कोई देश या संस्था या कंपनी किसी दूसरे देश या संस्था या कंपनी के जैविक संसाधन का, हमने बताया ना, जैसे यहां का जैविक संसाधन है कोई, उसका उपयोग बिना उसकी सहमति या अनुमति के करता है, तो इसे बायोपायरेसी कहते हैं। मतलब ये एक प्रकार की डिजिटल चोरी है। भाई मान लेते हैं हमने बनाया और इस फार्मूले को किसी ने चुरा करके वो खुद को बता दे कि मैंने बनाया है, वही चीज ये है। तो यहां पर वही चीज कह रहा कि जब कोई देश या संस्था या कंपनी क्या करती है भैया, कि जब क्या होता है, किसी दूसरे देश, संस्था या कंपनी का संसाधन का उपयोग बिना उसकी सहमति के कर दे, तो वो बायोपायरेसी है। और जैसे कि यहां एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल में, जैसे बासमती के बीज जो कि भारत का एक सुगंधित चावल है, कोई नहीं जान, मतलब कौन ऐसा है जो नहीं जानता, सभी जानते हैं बासमती के बारे में। तो बासमती के बीज जो कि भारत का एक सुगंधित चावल है, जिसे हम कई शताब्दियों से उगा रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारे दादा बाबा के भी दादा बाबा न जाने कितने पहले से इसको उगा रहे हैं। लेकिन राइस टेक का दावा है, राइस टेक ये जो कंपनी है ये दावा करती है कि यह अनोखी खोज इनके द्वारा की गई है। ठीक है, ये दावा करती है कि ये अनोखी खोज, यानी ये भारत की कंपनी नहीं है। ठीक है, ये दावा करती है कि ये खोज उनके द्वारा की गई है। तो भैया यही तो हुआ बायोपायरेसी। ठीक, ऐसे ही इसी तरह से क्या है, नीम, जिसका उपयोग हम कई शताब्दियों से पीड़क नियंत्रक, औषधि के लिए, घर में दैनिक कार्यों के लिए, अनाज रक्षण के लिए, रेशम तथा ऊनी कपड़ों के बचाव के लिए कर रहे हैं। हमें देखिए भाई, हम क्या है, नीम को दातून के रूप में भी प्रयोग करते हैं। कोई अनाज रखते हैं जैसे गेहूं वगैरह, तो उसमें भी पत्तियां निचोड़ कर डाल देते हैं। या किसी को चर्म रोग है तो भैया पत्तियां निचोड़ कर क्या करते हैं, गर्म पानी में उसको पहले उबाल लेते हैं, फिर उसी से नहला देते हैं। तो इसी तरह से भाई कई तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनसे बने उत्पाद पर लगा जो टैक्स है वो उसी देश को जाता है जिसने इस पादप को पेटेंट करा रखा है। यानी फिर भी ये हमारा नहीं कहलाएगा,
हम भले ही शताब्दियों से नीम का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन भैया जो नीम के बने प्रोडक्ट होंगे, चाहे वो साबुन होंगे या फेस वॉश हो गया या हैंड वॉश हो गया, ये बन रहा है जिस देश में बन रहा है, मतलब जैसे हमने यहां पे बना दिया, भले बन रहे हैं, ठीक है। अब इन पे बना है, हम सेल कर रहे हैं, तो जो इसका टैक्स दे रहा है, जो इसका टैक्स भर रहा है, ठीक है, तो सब कुछ भाई उसको जाएगा, याद रखना। तो वही चीज है, तो यहां पर वही कहा गया, लेकिन इनसे बने उत्पाद पर लगा टैक्स उसी देश को जाता है जिसने इस उत्पादक को क्या है, पेटेंट करा लिया है। जैसे भाई किसी ने होता ना कि मैं इसको पेटेंट करा लिया, अब जितना भाई टैक्स जाएगा इसी देश को जाएगा, जिसने पेटेंट कराया है कि मैंने पेटेंट करा लिया है, वही चीज है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि इसमें सारे हमने इंपॉर्टेंट जितने टॉपिक हो सकते हैं सबको कवर कर लिया। बाकी एक दो इधर उधर वाले रहते हैं जो फिर से आपकी सीरीज चलेगी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन की बचे खुचे जो हैं उनका भी निपटारा हो जाएगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।